नाज़रीन, मज़ामती तहरीक की जानिब से दारुल-हुकूमत तिल अवीव पर बड़ा हमला किया गया है और ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। ना सिर्फ तिल अवीव शहर बल्कि जो उनकी पोर्ट है, बंदरगाह है, उस पर भी ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। और ना सिर्फ दारुल-हुकूमत बल्कि इसके अलावा भी बहुत से शहरों को ज़ोरदार धमाकों का निशाना बनाया गया है और इस वक्त पूरी तरह से इसराइल गूंज उठा है। एक एक शहर को निशाना बनाया जा रहा है। उस चीज़ का जवाब है जो गजा के निहत्ते लोगों पर बमबारी की जा रही है। तो अब मज़ामती तहरीक ज़्यादा शिद्दत के साथ हमले कर रही है और इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो आज के हमलों में हुई है कि आयरन डोम डिटेक्ट ही नहीं कर सका, यानी नाकाम बनाना तो दूर की बात, उसको पता ही नहीं चला इन मिसाइल और रॉकेट्स का। तो ये अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगली जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि गजा में इसराइली अफवाज पीछे हट गई हैं। इतने दिनों की लड़ाई के बाद इतनी उनको मज़ामत का सामना करना पड़ा कि अब वो आगे बढ़ने में नाकाम रही और अब उन्होंने विदड्रॉ करना शुरू कर दिया। वो अहम तरीन बहादुरी की जो मिसाल कायम की गई है उसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, बाइडन के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई है और बाइडन की कुर्सी इस वक्त जाने वाली है। प्रो इसराइल पॉलिसी लेकर चलना, इसराइल को इस हद तक ग्रीन लाइट देना, अब अमेरिका एक नए बहरान का शिकार हो गया है। और बाइडन गया तो समझे इसराइल भी गया और इसराइल की मदद भी गई। तो अमेरिका में इख्तलाफात इस वक्त खुलकर सामने आ गए हैं और बाइडन की इम्पीचमेंट यानी उसको हटाने की, ज़बरदस्ती हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बड़ा साइबर हमला नाज़रीन किया गया है जिसके जरिए उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है रियासत की, वहां से बहुत अहम तरीन मिलिट्री डाटा के हवाले से कार्रवाई हुई है। वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले नाज़रीन हम तिल अवीव की बात कर लेते हैं। दारुल हुकूमत, बहुत बड़ा हमला इस वक्त तिल अवीव पर किया गया है और सबसे पहले इसराइली मीडिया ही ने इसको रिपोर्ट किया कि बहुत बड़े धमाके तिल अवीव में सुने गए हैं। और ना सिर्फ तिल अवीव में बल्कि इसकी जो बंदरगाह है उसको भी निशाना बनाया गया है और जोरदार धमाकों की आवाज वहां पर सुनी गई है। और इसको आयरन डोम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा इसको तबाह करने में। और इसमें सिर्फ ये मामला नहीं है बल्कि मामला इससे आगे बढ़ गया है कि आयरन डोम ने ना सिर्फ इनको तबाह करने में नाकाम रहा बल्कि वो इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सका, यानी बिल्कुल सायरन्स भी नहीं बजे। जब भी कोई चीज़, बेशक उनका कोई हवाई जहाज़ आए, आपका कोई रॉकेट या मिसाइल जब उनकी हवाई हुदूद में आता है तो सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। उस सायरन के नतीजे में आपकी आवाम जो है वो उनको पता चल जाता है और वो महफूज पनागाहों में चली जाती है। हर कोई अपना बंदोबस्त कर लेता है। लेकिन आज जो नाज़रीन हमला हुआ है जो इसराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि सायरन तक नहीं बजे, उनको पता ही नहीं चला कि हमला हो रहा है और एकदम से जोरदार धमाके सुने गए। तो आज ये इसराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि इट्स मीन के मज़ामती तहरीक के पास ऐसे ऐसे मिसाइल और रॉकेट्स आ चुके हैं कि हमारा आयरन डोम उनको डिटेक्ट तक नहीं कर सकेगा। और आगे आगे जो जो जंग बढ़ेगी पता नहीं मज़ामती तहरीक के पास कौन कौन से मजीद हथियार मौजूद हैं। तो आज के इस हमले ने पूरी तरह से खौफ में मुब्तला कर दिया इसराइल को और जो आयरन डोम की नाकामी है वो और खुलकर सामने आई है। और ना सिर्फ तिल अवीव को निशाना बनाया गया बल्कि बहुत से इसराइल के दीगर इलाकों, खास तौर पर सेंट्रल इसराइल को निशाना बनाया गया है। खुद इसराइली मीडिया ने पहले रिपोर्ट किया कि स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन्स जो हैं वो सुने गए हैं सेंट्रल इसराइल में। और इसमें दिलचस्प बात ये हुई कि पहले इसराइली मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि तिल अवीव में बंदरगाह पर सेंट्रल इसराइल में पूरी तरह से लरज उठा है इसराइल। और उसके चंद मिनट बाद खुद मज़ामती तहरीक ने बयान जारी किया और ये आप देखिए, उन्होंने कहा कि हम वी बॉम्ब्ड तिल अवीव विद मिसाइल बैराज इन रिस्पॉन्स टू किलिंग ऑफ पैलेस्टाइन सिविलियंस, कि जो निहत्ते लोगों को ये शहीद कर रहे हैं उसके जवाब में आज हमने इतनी ज़्यादा तादाद में मिसाइल दागे हैं और वो मिसाइल इन पर फायर किए गए हैं कि ये इनको डिटेक्ट तक नहीं कर सके और कोई जंगी सायरन नहीं बजे। इसके अलावा जो एश्कलोन का सिटी है साहिल समंदर के साथ साथ आप नक्शे पर देख लें, वहाँ पर भी बड़े हमले जो हैं वो किए गए हैं। ये एक ही वक्त में नाज़रीन, एक ही वक्त में सेंट्रल इसराइल को भी निशाना बनाया गया, देन दारुल हुकूमत को भी बनाया गया, देन आपके एश्कलोन सिटी को भी बनाया गया। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये अभी तक आपकी मज़ामती तहरीक की जो पावर है उसको शो करती है कि वो आपके एक एक शहर को निशाना बना सकते हैं। और यही आज इसराइली मीडिया
نے اس خوف کا اظہار کیا کہ اٹس مین کہ اب جو ان کی رینج ہے وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، دین آگے آنے والے ٹائم میں پتہ نہیں یہ کہاں کہاں پر جا کر حملے کریں گے۔ پھر ایک اور ان کا بیان دیکھیے کہ راکٹس ایٹ گوش دین وداؤٹ ایکٹیویٹنگ سائرنز، یہ خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یعنی 4 مختلف شہروں میں اور بندرگاہوں پر حملے کیے گئے اور چاروں جگہوں پر کہیں بھی سائرن نہیں سنائی دیا۔ تو آج کے جو حملے ہوئے ہیں وہ بہت ہی مختلف حملے تھے۔ اب آپ کو غزہ کے اندر کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں جہاں پر اسرائیل کو ناظرین بڑی ناکامی اٹھانا پڑی ہے۔ آپ پچھلے 2 دنوں کی تفصیلات اٹھا کر دیکھ لیجئے، 200 سے زیادہ ان کی آرمرڈ وہیکلز تباہ ہو چکی ہیں، ان کے ڈرونز تباہ ہوئے ہیں، ان کے روبوٹس مزاحمتی تحریک کے ہاتھ آ چکے ہیں۔ کل جو ہے ان کا آرمی چیف کا بیٹا وہاں پر مارا گیا ہے۔ آج اسپیشل فورسز کو وہاں پر جو اپنے قیدی کو رہا کروانے گئے تھے وہاں پر بہت بڑی ناکامی اٹھانا پڑی ہے۔ اور ابھی سب سے بڑی ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ شجاعہ کا جو علاقہ ہے جو کہ غزہ کے اولڈ سٹی کے ساتھ ہے، یہاں پر وڈرا کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے ناظرین، اس کی بڑی تاریخ ہے۔ ایک تو اس علاقے میں پہلے دن سے یہ گھسنا چاہ رہے ہیں لیکن ناکام رہے ہیں اور ابھی وڈرا کر لیا ہے۔ اور اس کی تاریخ ناظرین اس طرح سے ہے کہ اگر ہم 2014 کی بات کریں تو 2014 میں بھی اس علاقے سے گھس کر اندر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی تھی لیکن تب بھی ناکام ہوئے۔ اور اس کی دلچسپ ہسٹری اس طرح سے ہے کہ 2014 میں ایک گولانی برگیڈ جو کہ اسرائیلی فوج کی سب سے اہم ترین برگیڈ سمجھی جاتی ہے، اور گولانی برگیڈ کے حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان کی سب سے جو ہے وہ زیادہ ٹرینڈ وہ برگیڈ ہے، اور جو بھی مشن ناکام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کو بھیجا جاتا ہے اور یہ ہر صورت میں کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں۔ تو شجاعہ میں بھی 2014 میں بھی گولانی برگیڈ کو بھیجا گیا تھا لیکن وہ وہاں پر ناکام ہوئے۔ اور آج دیکھیے ہسٹری دوبارہ کس طرح سے ریپیٹ ہوئی کہ آج بھی کئی دنوں کی جنگ لڑنے کے بعد مزاحمت کے بعد انہوں نے دوبارہ سے گولانی برگیڈ کو شجاعہ کے علاقے میں اتارا کہ آپ جائیں اور آپ آگے جا کر ایڈوانس کریں، لیکن آج پھر گولانی برگیڈ ناکام ہوئی۔ ان کے کئی فوجی جو ہیں وہ وہاں پر ہلاک ہوئے اور اب وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ میں ان کے آرمی کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ناظرین یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے نا، یہ خون کی قربانیاں وہاں پر دی جا رہی ہیں، اور جس بہادری کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جس طرح سے وہ اپنی مقدس سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں باقی جو عالم اسلام خاموش بیٹھا ہے ان کو شرم آنی چاہیے۔ یا بیان دیکھیے جو ان کی بہادری کی مثال بتا رہا ہے، یہ اسرائیلی آرمی کس طرح سے کہہ رہی ہے کہ القاسمز شجاعہ بٹالین is a selected battalion, its members don't run away and fight to defend home to the death. We forced to postpone Shujaya due to ferocity. We forced to evacuate armored vehicles which makes mission complicated. یہ شجاعہ کی ایک خاص برگیڈ ہے، اس کی برگیڈ ہی الگ بنائی گئی ہے مزاحمتی تحریک کی جانب سے جس کو شجاعہ برگیڈ کہی جاتی ہے، اور اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ یہ بڑی مختلف طرح کی برگیڈ ہے۔ یہ والے جو ہیں وہ دوڑتے نہیں ہیں، دوڑتے باقی بھی نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ان کا سامنا ان سے ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بالکل بھاگتے نہیں ہیں، یہ اپنے وطن کا دفاع کرتے ہیں ٹل ڈیتھ، موت یہ قبول کر لیتے ہیں لیکن بھاگنا قبول نہیں کرتے۔ اور اتنی ہمیں مزاحمت ہوئی کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا، پوسٹ پون کرنا پڑا یہ آپریشن، اور ہمیں آرمڈ وہیکلز پیچھے نکالنا پڑی کیونکہ تباہی یہاں پر اتنی ہو رہی تھی، تو آرمڈ وہیکلز پیچھے نکالی تو یہ آپریشن اور بھی مشکل ہو گیا۔ یعنی وہ جب ٹینکس اور آرمڈ وہیکلز کے ساتھ اندر داخل نہیں ہو سکتے تو زمینی کیسے داخل ہوں گے؟ وہ اتنے اینٹی ٹینک میزائل فائر کرتے ہیں کہ ان کی بچت ہے نہیں۔ اب یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ شجاعہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے ناظرین۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے اولڈ سٹی کو بالکل ساتھ ہے، اگر آپ یہاں سے اندر انٹر کر جاتے ہیں دین آپ کو ایک بڑی اچھی پوزیشن مل جاتی ہے مین جو غزہ سٹی ہے اس میں انٹر ہونے کے لیے۔ تو آپ یہاں سے انٹر ہو گئے تو مین آپ نے غزہ سٹی کے اندر انٹرنس حاصل کر لی۔ تو یہاں پر سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی ہے لیکن ان کو ناکامی اٹھانا پڑی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے بڑے حملے جاری ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الجزیرہ نے اس کو کس طرح سے رپورٹ کیا اور آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو کہ یہ کتنی خونخوار جنگ ہے اور کس طرح سے یہ جنگ بہادری سے لڑی جا رہی ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ we are engaged in clashes with enemy using machine guns, anti-armor shells on front lines of Khan Yunis۔ فرنٹ لائن پر وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑ رہے ہیں اور
एंटी आर्मर शेल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मशीन गन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वी डिस्ट्रॉयड मिलिट्री व्हीकल्स विद टेंडम शेल्स। तो ये मुख्तलिफ इलाकों में जनाब पूरी मज़ामती तहरीक अपनी जिद्दोजहद कर रही है और उनको 1 इंच भी अभी तक नहीं लेने दिया। बिल्कुल आगे वो एडवांस नहीं कर सके। दोबारा से उन्होंने फिरौन बनकर फिर जंग शुरू की, लेकिन दोबारा भी उनको नाकामी उठाना पड़ी है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ मैंने आपके सामने रखनी है। आज जो एक बड़ा स्पेशल ऑपरेशन की जानिब से नाकाम ऑपरेशन किया गया था, जिसमें बड़ी नाकामी इनको उठाना पड़ी, इनके अपने भी फौजी हलाक हो गए और जिस ये जंगी कैदी फौजी को ये छुड़ाने गए थे वो भी हलाक हो गया। तो इसी तरह का एक वाकया बैक इन 1994 में भी मिलता है। ये बड़ा ज़बरदस्त एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये एक जिससे आपको अंदाज़ा होगा जंग में इन कंपैरिजन के तब भी इनको नाकामी हुई थी और आज भी नाकामी हुई। और ये बुज़दिल और घटिया फौज है जो कि सिर्फ बच्चों और औरतों के साथ लड़ती है, असली फाइटर से लड़ने की इनकी जरूरत नहीं है। ये अब देखिए कि 1994 में भी ऐसा ही मंजर पेश आया जब काबिज फौज ने उस जगह पर धावा बोल दिया जहां सिहूनी फौजी वॉचमैन को आज़ाद कराने की कोशिश में पकड़ा गया था। इसके नतीजे में पकड़े गए सिपाही की हलाकत, स्टॉर्मिंग यूनिट के कमांडर की हलाकत और बाकी फोर्स के जख्मी होने का सबब बना। यह दुरुस्त है कि नेतन्याहू तबादले के मुआहदे करने की बजाय कैदियों को कत्ल करने को तरजीह देता है, जिसमें वो मज़ाहमत की शराइत के सामने सर तस्लीम खम करता है। लेकिन काबिज आज की नाकाम कोशिशें समझ जाएगा कि इस मुआहदे से फ़रार का कोई रास्ता नहीं। जेलों को सफ़ेद करने से फ़रार और मज़ाहमत के सामने सर तस्लीम खम करने से कोई फरार हासिल नहीं। अब ये आपको बात समझना बहुत ज़रूरी है कि नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल ये है कि अगर जंग जारी रहती है और उसको कोई सरोकार नहीं अपने सिविलियंस लेने से, अपने फौजी वापस लेने से, अपने कैदी वापस लेने से। जो पहला भी उसने मुआहदा किया है वो बेचारा ट्रैप ही इतना हो गया था। इधर गजा में नाकामी अलग हो रही थी, आलमी प्रेशर अलग था, डोमेस्टिक प्रेशर अलग था, तो उसने इसीलिए वो प्रिजनर एक्सचेंज डील को कबूल किया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन अब दोबारा सूरत हाल वहीं पर जा रही है जो आज उनको नाकामी उठाना पड़ी है। देखे ना कि इनके ऑपरेशन की वजह से वो फौजी मारा गया इनका अपना, तो इस वक्त पूरे इसराइल में शदीद तनकीद नेतन्याहू पर हो रही है। तो ये जो नया प्रेशर डेवलप हुआ है कि तुम इतने बेशर्म हो कि तुम अपने ही लोगों को मरवा रहे हो, तो ये चीज़ उसको दोबारा प्रिजनर एक्सचेंज डील की तरफ लेकर जाएगी जो फ़लस्तीन की सबसे बड़ी फतह है। तो ये एक अहम तरीन चीज़ मैंने आपके सामने रखी। अब मैं आपको बाइडन के हवाले से नाज़रीन अपडेट करता हूँ। बाइडन इस वक्त मुसलसल मुश्किल में है और बगावत बाइडन के ख़िलाफ़ पहले हो चुकी है। वहाँ के अवाम, वहाँ का मीडिया उसके ख़िलाफ़ हो चुका है। कल इंटरनीज़ की जानिब से लेटर लिखा गया था बाइडन को कि फिल फॉर सीज़ फायर करो और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम याद रखेंगे। हम आज के डिसीजन मेकर नहीं हैं लेकिन कल के ज़रूर होंगे, इसीलिए हमें ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। तो पूरी तरह से बगावत हो चुकी है। जो सर्वे सामने आए हैं, लोएस्ट लेवल पर पॉपुलैरिटी है इस वक्त बाइडन की, तो वहाँ पर भी वो अवाम और मीडिया उसके ख़िलाफ़ हो चुका है। और अब उससे भी नाज़रीन अगली बात हो गई है, अब प्रैक्टिकल मज़ीद एक्शन इस वक्त बाइडन के ख़िलाफ़ हो गया है। उसकी इम्पीचमेंट होने वाली है। इम्पीचमेंट नाज़रीन कहते हैं उसको, जैसे आप नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरह समझ लें, यानी उसको निकालना, ज़बरदस्ती निकालना वहाँ से। तो इसको अमेरिका में इम्पीचमेंट कहा जाता है। जब भी किसी सदर को उसके टेन्योर से पहले निकालना हो तो सेनेट में और आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग होती है, जिसके बाद उसको निकाला जाता है। तो अब रिपब्लिकन ये करारदाद लेकर आए हैं जिस पर वोटिंग होने जा रही है कि बाइडन की इम्पीचमेंट के हवाले से। और ये चीज़ गजा के हवाले से इंपॉर्टेंट क्यों है, इसराइल को इसका नुकसान क्यों है? देखें नाज़रीन, आप पिछले 75 साल उठाकर देख लें, जब भी इसराइल पर मुश्किल वक्त आया तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन अमेरिका किस तरह से खड़ा रहा? अमेरिका को ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था, ना कोई लीडरशिप का क्राइसिस था और ना उनमें इख्तलाफात थे। अब से पहले इसराइल की मदद करने में कोई दो राय नहीं थी, बस एक ही राय थी कि हर सूरत इसराइल को बचाना है और उसकी मदद करनी है। अब वहाँ पर इख्तलाफात है। आपने देखा नहीं, जो कल वोटिंग हुई और इसको जो $106 बिलियन की इमदाद मिलने वाली थी वो रद्द कर दी गई। ये तारीख में पहली बार हुआ है। तो वहाँ के आपकी कांग्रेस खिलाफ है, आपका मीडिया खिलाफ है, आपकी पब्लिक खिलाफ है। आपकी इकलौती हिमायती आपकी हुकूमत है, आपका बाइडन है। तो बाइडन पर जब इतनी तलवार लटक रही होगी, जब उसकी अपनी इम्पीचमेंट का खतरा होगा, जब उसको पता ही नहीं है कि उसकी कुर्सी बचने वाली है या नहीं, तो वो कुर्सी की फिक्र करेगा या इसराइल की फिक्र करेगा?
यानी इससे पहले और आज में हालात मुख्तलिफ क्यों हैं? वो ये है कि इससे पहले अमेरिका मुत्तहिद था, उसको कोई क्राइसिस नहीं था, उसकी हुकूमत को पब्लिक और मीडिया की सपोर्ट थी, कांग्रेस की सपोर्ट थी, लेकिन आज वैसा नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इनको इफेक्ट करेगी इसराइल को, जो इसराइल की पहले हिमायत होती है, ग्रीन चिट मिली होती है उनको। और जैसे पहले दिन इन्होंने कहा था कि इसराइल के लिए कोई रेड लाइंस नहीं है, वो जो चाहे मर्जी करे, उसको किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। तो आज वो इस पर मजबूर हो रहे हैं। और मजबूर क्यों हो रहे हैं? जो अंदर से एक बुहरान उठ रहा है, जो अंदर से एक क्राइसिस उठ रहा है, और बाइडन अब उसके सामने टिक नहीं सकता। तो ये जंग डेफिनेटली, ये जो अमल होने जा रहा है, ये फलस्तीन के हक में सामने आएगा और इसराइल को मजीद कमजोर करेगा। अब नाजरीन, आपको एक और बड़ी अपडेट करते हैं साइबर अटैक्स के हवाले से। नाजरीन, जिस तरह मुत्तहिद होकर इस वक्त इसराइल के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, मैं आपको बताऊं, अगर 50 साल पहले भी हम इतने मुत्तहिद हो जाते ना, तो इसराइल तब भी कायम नहीं रह सकता था। चाहे हम सारे मुत्तहिद ना होते जितने आज हो गए हैं, जितना बड़ा इत्तेहाद आज हमने बना लिया है, काश हम उस वक्त भी बना लेते तो फ़लस्तीनियों को इतने जुल्म ना सहने पड़ते जो उन्होंने इतने साल बर्दाश्त किए हैं। लेकिन अब ईरान के बैनर तले नाज़रीन जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही तारीख साज है, वो तारीख का धारा बदल रहा है। ईरान के बैनर तले आपका यमन, आपका लेबनान, आपका सीरिया, आपका इराक खड़े हुए हैं, और वो पूरी तरह से इसराइल को डंड डाल रहे हैं। और इसराइल खुद अब ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गया है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये उनके अपने वजूद को ले डूबेगा। अब ये वो जंग नहीं है कि गजा में हार गए तो चुप करके बैठ जाएंगे और हमारी हुकूमत तब भी जारी रहेगी, हमारा कब्जा तब भी जारी रहेगा। ये ऐसी जंग नहीं है। अब के हारे तो फिर आपकी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, आप फिर यहाँ रहने के काबिल नहीं होंगे। और इसमें नाजरीन हर एक अपना किरदार अदा कर रहा है। मिसाल के तौर पर जो सबसे एक अहम तरीन किरदार अदा किया जा रहा है वो साइबर अटैक्स का है। चाहे ईरानी हैकर्स हों, या यूरोप में बैठा कोई फ़लस्तीन का हिमायती हैकर हो, या फिर रशियन हैकर्स हों, पूरी दुनिया से साइबर अटैक्स इस वक्त इसराइल पर किए जा रहे हैं। और इसराइल इन सारे साइबर अटैक्स का सामना नहीं कर पा रहा। यानी अगर ये सिर्फ कोई एक मुल्क से किए जा रहे होते, मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ ईरान से किए जा रहे होते तो शायद वो उसका सामना कर लेता, लेकिन ये पूरी दुनिया से साइबर अटैक्स उस पर किए जा रहे हैं। और इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आज के दौर में साइबर अटैक्स की अहमियत आप समझ सकते हैं कि जब डाटा आपका निकाल लिया जाता है, जब इंफॉर्मेशन आपकी निकाल ली जाती है, तो वो बहुत बड़ा, ये जंग में नाकामी से बड़ी ये नाकामी इस वक्त साबित होती है। ये जंग में नुकसान से बड़ा ये वाला नुकसान आज की दुनिया में तस्वुर किया जाता है। तो एक और साइबर अटैक किया गया है जो उनकी रियासत की आर्काइव की वेबसाइट है, जहाँ पर उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और बहुत अहम तरीन डाटा पड़ा है। बताया जा रहा है कि वो बहुत सी इंफॉर्मेशन वहां से उठा ली गई है और बहुत सी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया गया है। अब ये इसराइल के लिए खतरनाक इस तरह से है कि पता नहीं उन्होंने किस किस का डाटा वहां पर रखा हुआ है, पता नहीं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उन्होंने वहां पर स्टोर की हुई थी, वो सारी उन्होंने डिलीट कर दी है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो खुद लेकर गए हैं जिसका उन्हें पता नहीं। मिसाल के तौर पर जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, कोई 15 दिनों के बाद इसराइल को जाकर पता चला कि उनके तो सिक्योरिटी सर्वर्स मज़ामती तहरीक अपने साथ ले गई है। सारे एजेंट्स के नाम उन सर्वर्स में हैं। पूरी दुनिया में जो उनके एजेंट्स काम कर रहे हैं उन सब के नाम उन सिक्योरिटी सर्वर्स में हैं। तो इसी तरह अब ये जो हमले हो रहे हैं, ये आज से 5 दिनों बाद, 10 दिनों बाद पता चलेगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंची हुई है। तो ये हमले जो हैं वो भी पूरी तरह से इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ, इसराइल आज से पहले इस मुश्किल में कभी भी नहीं फंसा। इसराइल को पूरी तरह से नाज़रीन दबोच लिया गया है। आज यूरोप उससे पीछे हट चुका है। आज अमेरिका पूरी तरह से उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। आपको मैं एक बयान सामने रखता हूं, आपको अंदाजा होगा कि मामलात किस हद तक जा चुके हैं। अमेरिका अपना इक़्तिदार किस तरह से दुनिया से खो रहा है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, अभी उनकी मीटिंग हुई जो काउंसिल मेंबर्स हैं यानी कांग्रेस के, और उन्होंने कहा, ये धमकी दी सिक्योरिटी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कि अगर तुम इमदाद पास नहीं करोगे इसराइल और यूक्रेन के लिए, ख़ास तौर पर यूक्रेन के लिए, तो फिर हम तुम्हारे अंकल्स, तुम्हारे कजन्स, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को वहाँ लड़ने के लिए भेज देंगे। इस वक्त ये हालात हो चुके हैं, यानी पूरी तरह से पागल हुआ है अमेरिका भी। उनको भी समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन से हम निकले कैसे। एक महाज यूक्रेन का खुला हुआ है, एक ताइवान उधर चाइना ताइवान के खिलाफ खोलने जा रहा है, एक वेनेजुएला खोलने जा रहा है,
ایک غزہ کی جنگ ہے، وہ بھائی کہاں کہاں پر لڑیں، اور وہ آپ بیان دینے پر مجبور ہوئے ہیں کہ تم پیسے نہیں دو گے، امداد روکو گے تو ہم تمہارے بچوں کو بھیجیں گے۔ یعنی اٹس مین آپ دیکھیے گا کہ اس سیکٹری آف ڈیفینس کو آپ اگلے ہفتے میں فارغ ہوتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ یہ کوئی پاکستان تو ہے نہیں، یہ امریکہ ہے، تو جو بیان اس کا اب سامنے آیا، اب دیکھنا اس کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ تو یہ حالات اس وقت ہو چکے ہیں۔ اسرائیل تو اسرائیل رہ گیا، امریکہ وہ کھلاڑ کا شکار ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہاں سے ہم نے جیتنا کیسے، اپنی ہیجمنی قائم کیسے رکھنی ہے۔ تو یہ جنگ روایتی جنگ نہیں ہے، اس جنگ کے سٹیکس ناظرین بہت ہائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے نیا ورلڈ آرڈر اور نئی دنیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں غزہ کی جنگ بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھے، آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت اللہ۔